तो क्वेश्चन एक, नॉर्मलिटी में 16 से 23 तक में कोई दिक्कत है? 16 से 23 कोई दिक्कत नहीं ना है इसमें? 22 नंबर, 100 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन, कितना लिखा हुआ है? 10⁶ mm। देखिए वॉल्यूम दिया हुआ है 10⁶ mm³। इसको आप लीटर में बदल दीजिए, इसको लीटर में बदलिएगा तो 1 लीटर आ जाएगा। ठीक है, लीटर में बदलिएगा कैसे, इसके लिए आपको बताए थे ना एक रिलेशन, बेसिक रिलेशन जो बताया गया था उससे। और 100 ग्राम NaOH इसको आप मोल में बदल दीजिए, ये 100/40 हो जाएगा 2.5। मोलरिटी इसका हो जाएगा 2.5/1 2.5। कहीं आप इसमें तो नहीं फंसे हैं? कुछ नॉर्मलिटी निकालना है, फिर भी सेम आएगा n फैक्टर 1। इतना ग्राम इक्विवेलेंट। आप ये बताइए, जो लोग पूछे थे, आप पूछे थे ना शायद, कहाँ इसमें उलझे हैं क्या? देखिए इधर 10 डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है 1000 मिलीमीटर क्यूब, यानी 10 लीटर बराबर होता है 1000, 1000 नहीं 10⁹ होता है ना जी। ये होता है। इसी को पलट के यदि हम लिखें तो हम लिख सकते हैं 10⁹ mm³ इज इक्वल टू 10 लीटर। इसीलिए 1 mm³ बराबर 10/10⁹, इसीलिए 10⁶ mm³ बराबर, क्या हुआ? सॉरी, ये 3 होगा, तो 10⁻³ mm³ बराबर, रिलेशन यहीं से गड़बड़ चल रहा है, यहाँ से। एक्चुअल में हम लोग पढ़े थे ये 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब, ये बराबर होता है 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब, ये बराबर होता है 10⁹ मिलीमीटर क्यूब। इसी रिलेशन से आप उसको लीटर में बदल देंगे, डेसीमीटर क्यूब को ही लीटर कहा जाता है। अब बनाइए, बन जाएगा। और कोई क्वेश्चन है, मतलब इसमें जहां तक बोले हैं? 21, volume and normality of a solution are 2 liter and 2n respectively. Find total weight of CaCO3 present in that solution. यह है क्वेश्चन नंबर 21। सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है बाबू 2 लीटर, नॉर्मलिटी 2n का मतलब नॉर्मलिटी 2, तो n का मान कितना? 2। आपसे पूछता है कि फाइंड टोटल वेट ऑफ CaCO3। आप याद कीजिए नॉर्मलिटी बराबर होता है ना ग्राम इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में है? लीटर में। नॉर्मलिटी की जगह 2 रखिए, ग्राम इक्विवेलेंट आपको नहीं पता है, वॉल्यूम कितना लीटर? 2 लीटर। यहाँ से ग्राम इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 4। और 4 ग्राम इक्विवेलेंट को यदि हम ग्राम में चेंज करना चाहते हैं, याद कीजिए ग्राम को ग्राम इक्विवेलेंट में बदलने के लिए इक्विवेलेंट वेट से भाग देना पड़ता था, और ग्राम इक्विवेलेंट को ग्राम में बदलने के लिए इक्विवेलेंट वेट से गुना करना पड़ेगा। CaCO3 का इक्विवेलेंट वेट होता है 50, तो ये हो जाएगा 4 × 50 ग्राम, 4 × 50 ग्राम, यानी कितना आंसर आ जाएगा? 200 ग्राम। देखिए हमारे समझाने के बावजूद भी यदि आप किसी पॉइंट पर फंस जाते हैं तो एक बार हिंट जरूर कर दिया कीजिए, ताकि हम समझ लें कि आप कहाँ उलझ रहे हैं।
अदरवाइज समझ गए तो कोई बात ही नहीं। देखिए वॉल्यूम नॉर्मलिटी दिया तो हम लोग सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट ज्ञात कर सकते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट से ग्राम आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। और बताइए इस नॉर्मलिटी में और कोई क्वेश्चन है क्या आप लोगों का? सोच के नहीं आए हैं? अब नहीं है? अब बताइए मोलरिटी में एक काम कीजिए, आप लोग सभी आदमी अपना अपना क्वेश्चन लिखा दीजिए, हम एक तरफ से फिर बनाते चले जाएंगे, ठीक है? 31, 32, 39, 41, 35 भी, 46, 35। क्या विचार किए हैं? सब हम ही से बनवा लीजिएगा। अच्छा कोई बात नहीं, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछ रहे हैं हम सब बता देते हैं। आप एक काम कीजिएगा, हम भी बनाते चलेंगे साथ साथ आप भी लिखते चलेंगे, थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा। हाँ जी, एक और बोलिए। कितना? 39, 29 और है 49। इसी रेंज में आता है क्या? अरे अभी हम सिर्फ मोलरिटी से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कहाँ कहाँ भाग गए आप? क्वेश्चन नंबर 35 तक में ही अभी आपको बोलना है। वही तो हम भी कहे कि कहाँ कहाँ निकले जा रहे हैं। ठीक है, हम इसको देख लेंगे जो भी लिखा हुआ है, लेकिन आपको 24 से लेकर 35 तक में ही बताना है सिर्फ। 24 से 35 तक में आपका और कोई प्रॉब्लम है क्या? तो चलिए एक एक करके देखिए सबको। एक बता देते हैं 29, मतलब ये 3 है इससे संबंधित। 32 भी। चलिए ये तीनों देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 29। प्लीज शांत हो जाइए और साथ साथ काम कीजिए, इसमें हम आपको टाइम नहीं देंगे उतारने के लिए, साथ साथ चलिएगा। कैलकुलेट मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी ऑफ 10% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.1 ग्राम पर cc। सबसे पहले 10% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन। आप हमको ये बताइए इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है वेट ऑफ NaOH 10 ग्राम और वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम। बोलिए हाँ या ना। $29 है ना? मोलरिटी क्या पूछ रहा है? मोलरिटी पूछ रहा है। बताइए वेट ऑफ सॉल्यूशन पता है, डेंसिटी आपको क्वेश्चन दे रखा है। डेंसिटी कितना है? 1.1 ग्राम पर cc। देखो सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है, सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है, तो क्या सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं निकल सकता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आप सभी को फॉर्मूला याद है, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा मास बाय डेंसिटी। तो यहाँ से मास बाय डेंसिटी हम करेंगे तो ये हो जाएगा 100 बाय 1.1, और ये किस में आएगा? सीसी में। यदि आप इसको लीटर में बदलना चाहते हैं, चूँकि वो ज़रूरी है आपके लिए, मोलरिटी और नॉर्मलिटी दोनों के लिए आपको लीटर चाहिए, तो ये हो जाएगा 100 बाई 1.1। अब बट्टा 1000 करेंगे तो वो नीचे में ना गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/11। अच्छा ये जो 10 ग्राम है ये हो जाएगा 10/40 मोल, यानी ये कितना हो जाएगा? 1/4। मोलरिटी निकालने के लिए मोल को ऊपर हम लोग रखते हैं और सॉल्यूशन के वॉल्यूम को नीचे। तो बताइए कितना निकल जाएगा यहाँ से? मोल है कितना? 1/4। वॉल्यूम कितना है? 1, इतना लीटर ही ना जी। 1/11 ये हो जाएगा 1/4 इंटू 11/1, यानी 11/4।
यही आंसर आएगा। न्यूमेरिकल बनाने में देखिए कोई धरफरी नहीं है, टाइम बहुत है और हम लोग आसानी से सब काम कर सकते हैं, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। समझिए एक एक बात को। ये था क्वेश्चन नंबर 29। इसमें आपको यदि किसी तरह का कोई दिक्कत है तो बताइए। नॉर्मलिटी एक पूछ रहा था इसमें, और तो नॉर्मलिटी बराबर होता है n इंटू एम। एन एच का एन फैक्टर 1, तो नॉर्मलिटी सेम रह जाएगा। वैसे भी आपको पता है जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का एन फैक्टर 1 होता है उसका नॉर्मलिटी और मोलरिटी आपस में बराबर होता है, तो सेम होगा। इसका मोलरिटी और नॉर्मलिटी सेम होगा, क्योंकि एन फैक्टर का मान 1 है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इन 1000 cc/10 H2SO4। ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। ये पूछ के पता नहीं, गलती तो खैर नहीं किए हैं आप, लेकिन पूछना नहीं चाहिए था। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में यहाँ हम लिख रहे हैं, वॉल्यूम दिया हुआ है ना 1000 cc, इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं 1 लीटर। m/10 का मतलब डेसीमोलर सॉल्यूशन, m/10 का मतलब मोलरिटी 1/10, तो मोलरिटी के जगह पर आपको रखना है 1/10। आप सभी लोग जानते हैं मोलरिटी बराबर होता है मोल बाय वॉल्यूम, तो मोल बराबर हो जाएगा मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। हम डायरेक्ट ये लिख देते हैं, मोल इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में? लीटर में। यदि ये मिली लीटर में हो तो यहाँ पर मिली मोल मिल जाएगा। मोलरिटी का मान 1/10 है, वॉल्यूम 1 है, सेम आंसर आ जाएगा 1/10। क्वेश्चन नंबर 32। कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ 1000 cc m/20 H2SO4 solution and total weight of H2SO4 present in that solution। ठीक, देखो ये क्वेश्चन नंबर जो 35 है, सॉरी 32, यह भी उतना ही आसान है। सबसे पहले ये बताइए कि सॉल्यूशन का मोलरिटी दिया हुआ है कि नहीं, कितना दिया हुआ है? m/20 का मतलब मोलरिटी का वैल्यू 1/20। मोलरिटी आपको दे ही दिया 1/20। H2SO4 का n फैक्टर 2 होता है, क्या जी? n फैक्टर 2 होगा H2SO4 का, तो नॉर्मलिटी तो तुरंत निकल जाएगा, 2 इंटू 1/2, 1/20 है ना, यानी ये नॉर्मलिटी हो जाएगा 1/10। एक आंसर तो निकल गया। लेकिन दूसरा जो आंसर है उसमें वेट पूछ रहा है। वेट पूछने का मतलब आपको ग्राम में आंसर करना होगा। फिर आप उसी तरीका से जाइए, मोलरिटी आपको पता है ही, वॉल्यूम आपको पता है ही, तो मोल ज्ञात कर लीजिए। मोल को ग्राम में बदल दीजिए। मोल को ग्राम में कैसे बदलते हैं? मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके। मोल कैसे निकलेगा? सेम मेथड जो पिछला क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई किए। वॉल्यूम दिया हुआ है 1000 cc, मोलरिटी दिया हुआ है 1/20, एकदम सेम एग्जैक्ट यही फॉर्मूला लगेगा, मोल निकल जाएगा। ग्राम चाहिए तो ये 98 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि H2SO4 का मोलिकुलर वेट 98 होता है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, हम फिर दोबारा बता देंगे। लजाइए, शर्माइए नहीं, यदि दिक्कत हो तो बात जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 35। What is the total weight of H3PO4 present in 3000 cc 2N solution? यह क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट पिछले जैसा ही है। देखो
वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 3000 सीसी मीन्स 3 लीटर। नॉर्मलिटी कितना दिया हुआ है 2n का मतलब 2। सुनिए, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होता है ना जी, ग्राम इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम। किस में? लीटर में। सॉल्यूट है कौन चीज? H3PO4। देखो यहाँ नॉर्मलिटी 2, ग्राम इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम कितना 3, या एक ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ से कितना पता चल गया? ग्राम इक्विवेलेंट हो गया 6। अब आगे की बात सुनिए, H3PO4 इसका मॉलिक्यूलर वेट जोड़ोगे ना तो 98 आएगा, और इसका एन फैक्टर 3 होता है। ये टूटता है 3H, ट्राइबेसिक एसिड है ये टूटता है 3H प्लस और फॉस्फेट आयन में। ये तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं हम लोग? इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है ना मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर कहाँ से लाते हैं? तोड़ कर लाते हैं। तो इस तरह से इसका इक्विवेलेंट वेट निकलेगा। ये आपको निकला इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 98/3। और आप सब लोग जानते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट को यदि ग्राम में बदलना हो तो उसके लिए उसको इक्विवेलेंट वेट से गुना करना पड़ता है। ग्राम को ग्राम इक्विवेलेंट में बदलने के लिए इक्विवेलेंट वेट से भाग देना होता है, और ग्राम इक्विवेलेंट को ग्राम में बदलने के लिए इक्विवेलेंट वेट से गुना करना होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 6 × 98/3 ग्राम। यही इसका सही आंसर होगा। देखिए, एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिए, 2 चीज में आप एकदम कंफ्यूज्ड मत होइए। पहला, ग्राम को मोल में बदलने के लिए क्या करते हैं और मोल को ग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं। दूसरा, ग्राम इक्विवेलेंट को ग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं और ग्राम को ग्राम इक्विवेलेंट में बदलने के लिए क्या करते हैं। इसमें जहां कन्फ्यूजन हुआ गुना भाग में, आपका स्पीड घट जाएगा और जहां तहां आप गलती कर बैठेंगे। हम कभी भाग दे देते हैं मॉलिक्यूलर वेट से, कभी गुना कर देते हैं। तो आपको ये सोचना चाहिए कि कौन सी जगह पर हम क्या काम कर रहे हैं। ग्राम को मोल में बदलना था, ग्राम को मोल में बदलना था, भाग दे दिए। मोल को ग्राम में बदलना है, गुना कर दिए। ग्राम को ग्राम इक्विवेलेंट में बदलना है, इक्विवेलेंट वेट से भाग दे दिए। और ग्राम इक्विवेलेंट को ग्राम में बदलना है, इक्विवेलेंट वेट से गुना कर दिए। अदरवाइज आप ये दोनों फॉर्मूला याद रखिए कि मोल बराबर होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, और इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट का क्या फॉर्मूला होता है, नहीं होता है, ये सब तो बेसिक में बहुत अच्छे से बताया गया है। यदि आपको कन्फ्यूजन होता है तो 2-4 बार उसको देखिए, 2-4 बार अपने मन से प्रैक्टिस कीजिए। यदि ज़्यादा दिक्कत होता है तो पूछ लीजिए। क्यों नहीं बनेगा? जैसे मन होगा ये सब क्वेश्चन वैसे बनेगा। बेसिक है, कोई ज़्यादा ये नहीं है इशू। अभी देखिए, आपको परेशानी काहे होता है हम बताते हैं। 11th में आप लोग का पढ़ाई लिखाई का स्थिति बहुत खराब रहा है लॉकडाउन की वजह से। बेसिक में आप, और दूसरा, यदि यहाँ नहीं पढ़े हैं या कहीं भी यदि पढ़े नहीं हैं तो आपको परेशानी होना लाजमी है। यदि यहाँ पढ़े होंगे तो हम इतना विश्वास के साथ इसलिए ये बात बोल रहे हैं क्योंकि हम बहुत डिटेल में इस बात को बताए हैं और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराया गया है वहाँ पर। इसीलिए हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा काम हुआ है, तो आपको ये सब आइडिया है पहले से। अब जो लोग पहली बार ग्राम इक्विवेलेंट सुन रहे हैं तो उनको तो थोड़ा अटपटा लगेगा ही, उनको तो थोड़ा अजीब लगेगा ही। शुरू में जब आदमी मैकमिलन साइकिल बनाया होगा तो आदमी को लगता होगा कि 2 चक्का पर खड़ा कैसे हो जाएगा, ये 2 चक्का पर तो गिर ही जाएगा, अरे कम से कम 3 चक्का होना चाहिए। लेकिन आज के डेट में सबसे बेहतरीन संसाधन यदि चलने के लिए है तो वह है साइकिल। सबसे बेहतरीन संसाधन। अरे आदमी रोज हवाई जहाज़े पर नहीं ना चढ़ेगा, हमेशा रेलगाड़ी पर ही तो नहीं चढ़ेगा, लेकिन एक जनरल आदमी हमेशा साइकिल पर रोज चढ़ता है। तो शुरू में जब सुने हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट मोल, तो हो सकता है थोड़ा अटपटा लग रहा हो आपको, लेकिन धीरे धीरे आपको जब आदत लग जाएगा इसका तो आपको परेशानी नहीं होगी। और ये सब जो प्रैक्टिस हो रहा है ये आदत लगवाने के लिए ही हो रहा है। अदरवाइज क्वेश्चन में अभी तक दम नहीं है। क्वेश्चन में दम मिलेगा जब मेजर टॉपिक स्टार्ट होगा, इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि अब स्टार्ट होने वाला है तब। इसमें 2-4 वैसा क्वेश्चन है जिसमें आप फंसोगे, बाद बाकी वैसा क्वेश्चन नहीं है। लेकिन जो लोग नए हैं, जो पहली बार इन सब चीज़ों को सुन रहे हैं, उनके लिए तो थोड़ा परेशानी है।
इसीलिए 8 दिन का बेसिक क्लास दिया गया था। आज इसको ख़त्म कर लीजिए, नहीं तो कल भी क्लास न्यूमेरिकल का रखा जाएगा, कल संडे है। क्योंकि अगला दिन जिस दिन भी थ्योरी स्टार्ट होगा उसके बाद फिर न्यूमेरिकल आने में बहुत टाइम लगता है, थ्योरी लंबा चलता है। अब आप मोलालिटी वाला बोल सकते हैं। 36 से लेकर 41 तक में बताइए तो। 41, 39, 40। पकड़ लिया रे फिर एक बैग। 39 लिख दिए, बताओ। इस 3 क्वेश्चन के सिवा और भी है कोई? चलिए इस 3 को देख लेते हैं, यदि होगा तो फिर बाद में पूछ लीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 39। 100 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 500 cc ऑफ सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन नंबर है 39, साथ साथ चलेंगे। वेट ऑफ यूरिया जिसका मॉलिक्यूलर वेट 60 होता है, कितना दिया हुआ है? 100 ग्राम। मोल में बदलेंगे इसको तो ये हो जाएगा 100/60। ये कितना 5/3 हो जाता है, ये 5/3 मोल हो जाएगा। हम अभी मोल में बदल दिए, जरूरत पड़ेगा तो ले लेंगे। ग्राम का पड़ा तो ग्राम का, मोल का तो मोल का। 500 cc ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? 500 cc। 500 cc मतलब 500 ml। हम चाहें तो इसको ½ लीटर लिख सकते हैं, जिसका जरूरत पड़ेगा हम उसको देखेंगे। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर cc, पर cc का मतलब पर ml। डेंसिटी दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, तो आप मास ऑफ सॉल्यूशन ज्ञात कर सकते हैं। बताइए क्या निकलेगा मास ऑफ सॉल्यूशन? 1 मिनट सुनिए पहले। आप यहाँ लीटर मत कंसीडर करना, क्योंकि डेंसिटी किस में दिया हुआ है? ml में। तो आपको 500 ml लेना पड़ेगा यहाँ पर, तब ना आपको ग्राम में मास पता चलेगा। आप सभी जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। आप क्या निकाल रहे हैं? मास। यानी आपको डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 500 × 1.2, और डायरेक्ट हम यहाँ पर ग्राम लिख दें, कितना हो जाएगा? 12×5 = 60, 600 ग्राम। अच्छा ये बताओ, मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया, वेट ऑफ यूरिया तुमको 100 ग्राम पहले से पता है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? 500। और मोललिटी निकालने के लिए सॉल्वेंट का वेट चाहिए, वो भी केजी में, ग्राम में नहीं। आप ग्राम में निकाल लीजिए, बाद में केजी में कन्वर्ट कर दीजिएगा। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट चाहे जो भी हो, ये 600 - 100 होगा, 500 ग्राम, और इसी को हम ½ kg कह सकते हैं। मोल पता है 5/3, सॉल्वेंट का केजी पता है 1/2। मोललिटी निकालने के लिए यही 2 चीज़ की तो ज़रूरत ही होती है, मोल बाई kg। ये हो जाएगा 5/3/1/2, कितना? 10/3 हो जाएगा। वैल्यू हो जाएगा 3.33। ये था क्वेश्चन नंबर 39। 39 के बाद क्वेश्चन नंबर 40। कैलकुलेट मोललिटी ऑफ 25% वेट बाई VH2SO4 सॉल्यूशन इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम। आपको नहीं लगता है कि एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है? बस अंतर यह है कि यहाँ पर यूनिट के टर्म में दे दिया है, वहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू दे दिया था। अच्छा ये बताइए, 25% वेट बाई VH2SO4 सॉल्यूशन मीन्स, इट मीन्स 100 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 25 ग्राम ऑफ H2SO4। यानी एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन में आप चलिए, यहाँ पर वेट ऑफ यूरिया के जगह लिख दीजिए 25, आगे जो प्रोसेस है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml, लीटर में बदल दीजिए। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बाद में दिया है 1.2। एग्जैक्ट सब कुछ सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है, बस अंतर डाटा का है और सॉल्यूट का है। यहाँ पर
NaOH क्या था, यहाँ पर यूरिया था और यहाँ H2SO4। बता दूं क्या इसको, एकदम सेम क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40 को 39 का ट्रू कॉपी बिल्कुल वैसे बनेगा, बस लैंग्वेज का अंतर है। आंसर विश्वास रखिए कि आपका सही है। आंसर अब नहीं दिया हुआ है तो बनाएंगे तभी ना पता चलेगा। प्रोसेस आप इसको पकड़िए। कितना आया सबको? 2.68। ले अब तो अंतर आ गया है, देख लीजिए आपस में मिला लीजिएगा। इतना देर में तो क्वेश्चन ही बन जाएगा रे। वेट ऑफ H2SO4 25 ग्राम दिया हुआ है, 25 बाई हो जाएगा ये 98, इतने मोल होगा ना। वॉल्यूम है 100 ml, ये हो जाएगा 1/10 लीटर। डेंसिटी है 1 कौन नंबर था, 40। यहाँ भी 1.2 ग्राम है, ठीक है। ये हो जाएगा 100 गुना इतना, कितना हो जाएगा ये 120। मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा आपको 120 माइनस 25, कितना 95 होगा। तो ये हो गया 95 ग्राम। केजी में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 95/1000 केजी। यहाँ पर आप गुना भाग कर दीजिए, यह आंसर आएगा 25/98 गुना 1000/95। अब ये गुना भाग कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। मतलब तो सब इतना तेज है कि बनवाइए लिया क्वेश्चन। क्या हुआ? 1000 होगा। ये 95/1000 बट्टा में जाता, गुना करके ऊपर नीचे कर दिए हैं, ठीक है। हाँ 2.68 आता है। सब लोग का इतना ही आ रहा है तो इतना ही आता होगा, हम थोड़ी ना गुना किए। देखिए क्वेश्चन नंबर 41, हमारे ख्याल से ये क्वेश्चन किसी से नहीं बना होगा। बना है? आंसर बताइए। कितना कितना बटा कितना, सो बताओ। 6 4 इतना रे, ये मोलालिटी निकला इतना। इतना मोलालिटी किसी सॉलिड का भी नहीं होगा जी, या मोलारिटी समथिंग, वो बहुत गलत आंसर है ये। अच्छा ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन है इधर, इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग में कुछ बोल लूँ। ये क्वेश्चन बेहद कंसेप्चुअल है। आप यदि बनाए होंगे तो आपको इसका एहसास हो गया होगा, आपको पता ही नहीं चल रहा होगा इसमें करें क्या। बना है पीछे, इसमें आपको पता ही नहीं चल रहा होगा कि क्या है, गलती से कुछ ज़्यादा भारी क्वेश्चन पड़ गया है। चलिए देखिए हम बताते हैं आपको कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। जो भी लोग प्रयास किए हैं ठीक है, नहीं बना तो आप यहाँ देखिए बन जाएगा। अच्छा तो आप लोग विचार कर रहे हैं कि किससे बना किससे नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन है व्हाट इज मास ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 2 डेसीमीटर क्यूब। 2 डेसीमीटर क्यूब का मतलब वॉल्यूम कितना, 2 लीटर। 3m सॉल्यूशन, 3m सॉल्यूशन मीन्स एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका मोललिटी कितना है, 3। तो हम यहाँ पर स्मॉल m का वैल्यू लिख देते हैं कितना, 3। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.1 ग्राम पर cc, सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है 1.1 ग्राम पर cc।
अच्छा ये कौन सी वॉल्यूम किसका है? सॉल्यूशन का ना। डेंसिटी भी सॉल्यूशन का है, तो मास निकल जाएगा यहाँ से। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? सबसे पहले देखो ये सीसी में है और ये लीटर में, इसको बदल दो किस में? सीसी में। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम है 2000 सीसी इंटू 1.1। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 2200 सीसी। सीसी नहीं, ग्राम। इसको केजी में बदलने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मतलब नहीं है क्योंकि यदि आपको मोललिटी चाहिए या मोललिटी का चर्चा है तो उसमें सॉल्वेंट का केजी चाहिए, ना कि सॉल्यूशन का। ये किसका मास आया आपको? सॉल्यूशन का। सॉल्यूट का मास आपको पूछ ही रहा है, वो आपको पता नहीं है। आप एक काम कीजिए, मान लीजिए इसको लेट वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का काम कर कौन रहा है? H2SO4 ब्रैकेट में लिख देते हैं। इसको आप मान लो कितना ग्राम? x ग्राम। तो ऐसी स्थिति में वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2200 माइनस एक्स। कौन चीज? ग्राम। ग्राम से काम नहीं चलेगा, सॉल्वेंट का केजी ना चाहिए होता है। तो इसी को हम चाहें तो लिख सकते हैं 2200 माइनस एक्स बाई 1000 क्या केजी। अब आप बताइए कि मोललिटी बराबर होता है मोल सॉल्यूट का ऊपर और केजी सॉल्वेंट का नीचे। तो यहां से मोललिटी इज इक्वल टू मोल कितना है? मोल वेट ऑफ सॉल्यूट का ग्राम तो निकला है लेकिन मोल नहीं निकला है। इसको बदल दीजिए मोल में, x/98 मोल हो जाएगा। x/98 कैसे आया ये समझ में आया? H2SO4 का वेट हम x माने, ग्राम को मोल में बदलने के लिए मोलिकुलर वेट से डिवाइड करते हैं, तो ये x/98 मोल हो गया क्योंकि H2SO4 का मोलिकुलर वेट 98 होता है। तो मोललिटी बराबर, मोललिटी के लिए हमको चाहिए मोल सॉल्यूट का जो कि हम निकाले हैं x के टर्म में x/98, और दूसरा मोललिटी का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन 3 बटा कितना कर दें? सॉल्वेंट का केजी। वेट ऑफ सॉल्वेंट इतना ही ना आया है, तो ये है 2200 माइनस एक्स बाई 1000। अब आप गौर से देखिए, एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल है, क्या एक्स का मान नहीं निकल जाएगा? एक्स क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट। डायरेक्ट मास निकल जाएगा एक्स का वैल्यू। एक्स का वैल्यू निकालिए, जो भी आएगा वही आंसर आएगा। लेकिन आपको आंसर बहुत आ जाता है। ऐसा है ना कि वॉल्यूम यदि 2000 सीसी है तो इसमें मतलब 2 लीटर है, इसमें ऐसा तो होगा नहीं कि 10-20 केजी सॉल्यूट होगा। आप 5 डिजिट में लगता है आंसर बोल रहे हैं। कौन सी था भाई? अच्छा बट्टा भी था, हो सकता है तब आप सही हो। देखो इसी को हम लोग लिख सकते हैं 3 इज इक्वल टू x/98 इंटू 1000 बाई 2200 माइनस एक्स। अब आप इसको सॉल्व घर पर जाके करते रहिए। एक्स का जो भी वैल्यू आएगा उसको परफेक्टली निकाल लीजिए कि कितना आता है। मोललिटी का और कोई क्वेश्चन है क्या? मोल फ्रैक्शन का बताइए। क्वेश्चन नंबर 42 से लेकर 43 तक, सॉरी 42 से 47 तक। एक क्वेश्चन हम आपको अपने मन से बता देते हैं, आप इसमें उलझे होंगे, आगे भी आपको इसमें उलझन पैदा होगी क्योंकि थ्योरी में इसका यूज होगा। क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर इन द सॉल्यूशन। यह है क्वेश्चन नंबर 46। बाकी मोल फ्रैक्शन के किसी क्वेश्चन में दम नहीं है। एक यह क्वेश्चन है
जो बना हुआ ही है ऑलमोस्ट, सिर्फ समझ लेना है कि आंसर उतना कैसे आएगा। एक चीज सुनिए, आप एक बर्तन लिए, सुनिएगा ध्यान से, आप एक बर्तन लिए और इसमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डाल रहे हैं आप, ग्लूकोज का भी और वाटर का भी। तो मान लीजिए कि आप x मॉलिक्यूल ग्लूकोज का डालें, तो कितना मॉलिक्यूल वाटर का डाले होंगे? x ऑब्वियसली। तो दोनों के मॉलिक्यूल की संख्या क्या है? सेम है। मॉलिक्यूल्स की संख्या को हम चाहें तो मोल में बदल सकते हैं। किसी संख्या को मोल में कैसे बदला जाता है? अभी हम मॉलिक्यूलर वेट से भाग दोगे गड़बड़ हो जाएगा। सुनिए, अब देखिए, जो लोग 11th में मोल कंसेप्ट नहीं पढ़े वो यहाँ बुरी तरह फंस जाएंगे। किसी संख्या को मोल में बदलने के लिए एक संख्या से भाग दिया जाता है और वही संख्या एवोगाड्रो नंबर कहलाता है, और ये नंबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23। कहीं कहीं ये किसी किसी बुक में 6.022 भी लिखता है। ऑलमोस्ट दोनों लगभग सेम है, तो चलेगा दोनों। तो x को मोल में बदलिए और इसको भी मोल में बदलिए, तो आपको नहीं लगता है कि मोल की संख्या समान आएगी? हाँ या ना? तो मोल का संख्या यहाँ मान लो, मानोगे क्या? आइबे करेगा x बाय एवोगाड्रो नंबर इतना मोल, और ये भी आएगा x बाय एवोगाड्रो नंबर। तो इसका मोल पता चल गया, इसका मोल पता चल गया। क्या आपको टोटल मोल नहीं पता चलेगा? टोटल मोल कितना होगा? ये होगा 2x/Na। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके मोल को ऊपर, टोटल मोल को नीचे रखते हैं। तो इसका मोल फ्रैक्शन मान लीजिए ये ग्लूकोज वाला है और ये वाटर वाला है, तो इसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो इसका मोल बटा टोटल मोल, Na से Na कट जाएगा, x से x कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा, यहाँ भी वही 1/2 आ जाएगा, और इसका मोल फ्रैक्शन आएगा 0.5। क्या पूरा प्रोसेस में बना दें? समझे हम क्या बोले? ये देखिए, एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि यदि मॉलिक्यूल्स की संख्या सेम है तो निश्चित है नंबर ऑफ मोल्स भी आपस में सेम होगा, और यदि नंबर ऑफ मोल्स आपस में सेम होगा तो जितना इंडिविजुअल मोल होगा उसका दोगुना टोटल मोल होगा। डिवाइड करेंगे तो हाफ आ जाएगा। लिखिए इसको, बनाइए। तो नहीं भाई, हम बता दे रहे हैं, हम आपकी परेशानी को समझ रहे हैं कि आप कहाँ उलझ गए हैं, तो इस क्वेश्चन को हम पूरा लिख के बता देते हैं। इस क्वेश्चन में आप इसलिए उलझ गए क्योंकि 11th का बिल्कुल जानकारी आपको नहीं है, और बेसिक में हम ये बात बताए भी नहीं है क्योंकि इसका यूज बहुत कम पड़ता है। यह है क्वेश्चन नंबर 46। लेट वेट नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज कितना? x। सुनो, हम x ग्राम नहीं बोल रहे हैं, यह एक संख्या है। हम यह मान लिए कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वह x मॉलिक्यूल है। यह 100, 200, 300 करोड़, 2 करोड़ कुछ भी हो सकता है। हम इसको मोल में बदलेंगे तो ये हो जाएगा x बाय एवोगाड्रो नंबर, यानी 6.023 इंटू 10⁻23। अब उतना कितना लिखते रहे? डायरेक्ट हम लिख देते हैं Na, ये इतना मोल हो जाएगा। देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी आपको x मानना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्यूशन कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर। तो ये हो जाएगा x बाय Na। एक बार फिर से ये इतना ही मोल हो गया। देन टोटल मोल हो जाएगा x बाय Na प्लस x बाय Na। कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 2x बाय Na। ये हो गया टोटल मोल। अब आपको यदि ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन चाहिए तो ग्लूकोज का मोल ऊपर रखिए, x बाय Na, अब बटा टोटल मोल करते थे ना, तो टोटल मोल कितना है? 2x बाय Na। Na से Na कट जाएगा, x से x कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 यानी 0.5। और एक का आया 0.5 तो दूसरे का तो अपने आप आ जाएगा 0.5, क्योंकि दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना होता है? 1। और यदि आप निकालना चाहते हैं इसी को तो आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं। देखिए कैसे,
यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर जब आप निकालोगे तो ये कितना सेम ऐसे ही ना निकल जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर है x बाय एन ए, टोटल है 2x बाय एन ए, एग्जैक्ट सेम कैलकुलेशन आ जाएगा, यानी x बाय एन ए बाई 2x बाय एन ए। एक बार फिर से एन ए से एन ए कटेगा, x से x कटेगा और ये आ जाएगा 1/2 यानी 0.5। Hence we can say that if a solution containing equal number of solute and solvent, then mole fraction of both the components are equal and is equal to 0.5 0.5। इस बात को तो आप याद रखिएगा, कैलकुलेशन को हटाइए, छोड़िए कल कैलकुलेशन। यदि किसी सॉल्यूशन में इक्वल नंबर में मॉलिक्यूल्स है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, तो वहां पर मोल समान होगा, मोल फ्रैक्शन समान होगा, और समान मोल फ्रैक्शन जब भी होगा तो ये मोल फ्रैक्शन 0.5 के बराबर होगा। ये यहाँ ही नहीं बल्कि आगे भी आप देखोगे, जो आपको न्यूमेरिकल का सेट मिला है, मेजर पार्ट जो है आपके इस चैप्टर का, उसके सारे न्यूमेरिकल में जहां तहां आपको ये बात लिखा हुआ मिलेगा, तो वहां पर आपको देखना पड़ेगा। देखिए ये क्वेश्चन वहां तक सॉल्व हो नहीं पाया जहां तक इसको हम सॉल्व करना चाह रहे थे, मतलब 54 तक। 54 तक में और कोई प्रॉब्लम भी है क्या आप लोग? सुनिए, यदि आपको प्रॉब्लम है, कल संडे है, कल फिर से 7 से 8 क्लास का अनाउंस हम कर रहे हैं, न्यूमेरिकल ही होगा, थ्योरी नहीं होगा। आपको इच्छा हो आने का तो आ जाइएगा, यदि प्रॉब्लम हो तब, नहीं हो तो नहीं आना है। और यदि इस असाइनमेंट से हट के कोई दूसरा भी क्वेश्चन हो, यदि आपका प्रॉब्लम हो तो आप आ सकते हैं, लेकिन कल थ्योरी नहीं होगा, थ्योरी सोमवार से स्टार्ट होगा। कल संडे है लेकिन क्लास है, पहले हम 54 तक समाप्त कर लेंगे इसको, फिर आपका जो अपना प्रॉब्लम होगा उसको देख लेंगे, चाहे किसी बुक से हो। क्या हुआ? शाम में क्लास आज छोड़ दीजिए, अभी सब देख रहा है, अभी सरस्वती पूजा, अभी विसर्जन नहीं हुआ है सबका, विसर्जन होने दीजिए।